Assalamu alaikum. Hopefully, you're doing fine. In today's session, I'm going to talk about the approaches of romantic poets. As you can see, romantic poetry started with the publication of lyrical ballads. So, lyrical ballads के अंदर अगर आप जाएंगे तो दो पोइट्स हमें मिलते हैं. वन इज एस टी कॉलरिज एंड द सेकेंड वन इज विलियम वर्ड्सवर्थ. पोम्स ऑफ एस टी कॉलरिज दैट वाज पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड वो है राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर. और विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे. सो एक बेहतरीन जो डेफिनेशन हमें पोइट्री की मिलती है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की मिलती है, जिसके अंदर वो कहता है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. जिसका मतलब ये हुआ कि पोइट्री हमारा जमा करना है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, फीलिंग्स को जो बहुत ही पावरफुल होती हैं. मगर कब करना है? जब आप ट्रैंक्विलिटी में होंगे, जब आप पीसफुल माहौल में होंगे, जब आप एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में होंगे और एक ब्लेसेड मूड में होंगे. सो एरा हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द सिक्स पोइट्स. छः पोइट्स हैं इस टाइम में हमें जो मिलते हैं: विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, पीवी शेले, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन. ये सिक्स पोइट्स हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को दवाम बख्शा और ये इसकी जान थे. So before this time, American Revolution had taken place and the French Revolution was taking place. So ये दो इम्पोर्टेंट ऑलरेडी इंसिडेंट थे जिन्होंने इस मूवमेंट को ज़्यादा जान बख्शी और इसको एक सोशल रिफॉर्मेशन बनाने में अहम रोल प्ले किया. सो अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल देखें तो हमें पता चलेगा कि ये दो सोशल अमेरिका में अगर देखा जाए तो सिविल वॉर के नतीजे में जो रेवोल्यूशन आई थी, जिन्होंने ब्रिटिश से अपने आप को आज़ाद किया था, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुका था अमेरिका. और फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आई थी वो एक कॉमन लोगों का इनकलाब था जो बादशाह के ख़िलाफ़ था. और एक लोगों ने, जनता ने, अवाम ने अपना रिवेंज लिया था ब्यूरोक्रेसी से या एरिस्टोक्रेसी से. अमेरिकन रेवोल्यूशन नॉट ओनली कॉस्ट इंग्लैंड इकोनॉमिकली बट इट वाज आल्सो अ लॉस ऑफ प्रेस्टीज एंड कॉन्फिडेंस. सो इकोनॉमिक नुकसान भी हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से. इंग्लैंड को, चूंकि उनकी कॉलोनी थी, वहाँ पर टैक्सेस जो थे वो आना बंद हो गए थे. और एक प्रेस्टीज भी, एक कॉन्फिडेंस भी इंग्लैंड का शैटर हुआ था, कि जिसकी वजह तो थी, अगर आप देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट था, उस इंग्लैंड को लूज करना पड़ गया अपनी कॉलोनी से. सो आगे अगर हम देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एन anointed king being overthrown by a democratic mob. कि मॉब ने, जत्थे ने, लोगों ने बादशाह का तख्ता उल्टा दिया. फ्रेंच रेवोल्यूशन meant the triumph of radical principles. The English worried the same would spread. अंग्रेज़ों को ये भी ख़तरा था, खौफ था कि ये वाला मामला कहीं उनके मुल्क में भी दोबारा ना हो जाए, इसी तरह की रेवोल्यूशन यहाँ भी ना आ जाए और लोग डंडा सोटा या मॉब की सियासत करते हुए वहाँ पर लोगों का कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर आ ना जाए. सो रोमांटिक पोइट्री के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो दो पोइट थे, एस टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इस मूवमेंट से या फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी थे. फ्रेंच कॉल्ड इट अ वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन. 1793 इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस. 1804 नेपोलियन बोनापार्टे डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिक्टेटर ऑफ फ्रांस. और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही थी, चेंजेस आ रही थी, जिसके नतीजे में पूरे का पूरा यूरोप
देखा जाए तो अपहीवल का शिकार था, वहां पे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस थी। एज अ रिजल्ट ऑल ऑफ द चेंजेस इन वेस्टर्न यूरोप, स्पेशली इन फ्रांस, कंजर्वेटिव्स इन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट सिवियर रिप्रेसिव मेजर्स। सो वहां पर बहुत से मेजर्स लिए गए थे। इट आउटलाट कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड केप्ट सस्पेंडेड स्पाइस इन प्रिजन और इन अ ट्रायल। सो बहुत से जिन लोगों के ऊपर उनको शक था, उनके ऊपर मुकदमे भी किए गए, उनको ट्रायल में भी डाला गया, प्रिजन में भी डाला गया, क्योंकि इन मुल्कों में रेवोल्यूशन जो थी वो बहुत खतरनाक हद तक गवर्नमेंट के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए एक नुकसानदेह अमल साबित हो रही थी। However, many romantics, including poets, supported the idea of revolution, change, and clung to their hopes for the dawn, कि वो सुबह नौ की उम्मीद में, ये जो पोइट्स थे, जितने भी थे, ये इनकलाब के मुंतजिर थे और ये उस तरह का रेवोल्यूशन चाहते थे कि जिसके अंदर बहुत सी तब्दीली आ जाए, कि जिससे ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट के होश ठिकाने आ जाएं। जैसा कि वो शेर आपने सुना होगा, जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा, सुर्ख होगा एशिया, सुर्ख होगा। तो इसी तरह का एक सोच का एक मंजर हमें यहाँ पर रोमांटिक पोइट्स के यहाँ भी मिलता है। एक न्यू एरा था, पीसफुल चेंज थी, होप्स प्रोवोक्ड एंड शेप्ड बाय द अपहीवल्स इन द इंग्लिश, कि वहां पर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही थी और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी, इनकलाब भी आने को बिल्कुल तैयार था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक उम्मीद भी जुड़ी हुई थी तब्दीली की। तो वो उम्मीद हम इस एरा में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहता है कि बहुत से लोगों को सिटी के अंदर भी लेकर आया। उनकी फैक्ट्रीज जहाँ पर मशीन्स रिप्लेस कर रही थी हैंडमेड आर्टिकल्स को। और फिर सिटी पॉपुलेशन जो है ना, वहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम आया कि पुअर लिविंग, चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जब आना शुरू हो गई, तो रिजल्ट एक पुअर लिविंग कंडीशन में आया। सो ये बड़े शहरों का हमेशा से मसला रहता है कि जहाँ पे एग्जोडस होता है, माइग्रेशन होता है या इन्फ्लक्स ऑफ पीपल होता है, तो वो शहर ओरिजिनल उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया था। तो यही मसला हमें लंदन में देखने में भी आया कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आए और उस वजह से उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आल्सो काज लैंड टू नो लॉन्गर बी कम्युनली ऑन, कि मसला ये हुआ कि इससे पहले लोग जो थे वो एक कम्युनिटी की शेप में रहते थे और मुश्तरका ज़मीन जिस तरह शामलात की सूरत में होती है वो उनकी मलकियत थी। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग लैंडलेस हो गए, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। दस लैंडलेस पीपल माइग्रेटेड टू द सिटी इन सर्च ऑफ वर्क और चैरिटी। सो ये सारे लोग निकल पड़े शहरों की तरफ ताकि अपनी सर्वाइवल कर सकें। सो इकोनॉमिक काज, ये सारी मिजरी जो था, जिसको हम लिजिस फेयर कहते हैं, जिसकी ट्रांसलेशन है कि लेट पीपल डू एज दे प्लीज, कि लोगों को करने दो जैसे वो खुश रहें। सो मीनिंग इकोनॉमिक फोर्सेस वर आउट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, कि गवर्नमेंट की कंट्रोल से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा, रिच ग्रीव रिचर, अमीर अमीर से अमीर तर होता गया, गरीब गरीब होता गया। और इसमें बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक लेबर आना शुरू हो गया या चाइल्ड लेबर आना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट, फ्रस्ट्रेटेड बाय द इंग्लैंड्स रेजिस्टेंस टू पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज ड्यूरिंग दिस एज of revolution around the globe, the romantic poets became dedicated to bringing about the change. So romantics ने तब्दीली लाना शुरू की। इन रोमांटिक पोइट्स ने अपना तब्दीली का एक बेड़ा उठाया कि सिचुएशन को बेहतर किया जाए। सो दीज पोइट्स बिलीव्ड इन द फोर्स ऑफ लिटरेचर, अदब की अहमियत, अदब की ताकत के ऊपर इनका यकीन था। इसी तरीके से दे टर्न फ्रॉम फॉर्मल पब्लिक वर्स ऑफ द 18th सेंचुरी अगस्टस टू अ मोर प्राइवेट स्पॉन्टेनियस लिरिकल पोइट्री। सो इन्होंने एक न्यू क्लासिकल जो टाइम पीरियड था अगस्टस का था, जिसमें अलेक्जेंडर पोप था, जिसमें बेन जॉनसन था और बहुत से और राइटर थे जिन्होंने न्यू क्लासिकल एज को खड़ा किया था।
सो उसके अगेंस्ट एक स्पॉन्टेनियस और प्राइवेट ज़ाती पोइट्री आना शुरू में हुई, और दीज लिरिक्स एक्सप्रेस द बिलीव दैट इमेजिनेशन रादर देन रीज़न, कि वहाँ पे तखयलात को अकल पर तरजीह दी गई और तब्दीलियों का मुकाबला करने की कोशिश की गई। द टर्म रोमांटिक हैज़ एटलीस्ट थ्री यूजफुल मीनिंग्स रेलिवेंट टू द रोमांटिक पोइट्स। तीन मुख्तलिफ मीनिंग हैं, तीन मतलब लिए जा सकते हैं जो इस मोमेंट से हमें मिलता है। पहला जो है वो क्या है, अ चाइल्ड सेंस ऑफ वंडर, कि रोमांटिक ने जो है ना क्या किया, सिग्निफाइज अ फैसिनेशन, कि एक तखयलाती दुनिया बनाई यूथ के साथ, बचपन के साथ, जवानी के साथ और मासूमियत के साथ, पर्टिकुलरली द फ्रेशनेस एंड वंडर ऑफ अ चाइल्ड्स परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरीके से मासूमियत से एक बच्चा दुनिया की तरफ देख रहा होता है, जिसके अंदर पाकी भी है, जिसकी रूह भी पाकीज़ा है और जिसकी सोच भी अभी जवान है, फ्रेश है। दिस परसेप्शन सीम टू रिजेंबल द एज सेंस ऑफ न्यू डॉन, कि इस नई नई सुबह की, नई शम्मा की, नई रात की, जो रात थी उसका अख्तिताम चाहते थे, कि ये एक नई शम्मा जले, जो एक शम्मा वो रात पे भारी है, ये नूर का सर चश्मा जारी यो सारी है। सो इस तरीके से एक नई सुबह जो वर्ड्सवर्थ ने देखी इन हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन नेचर बीइंग बॉर्न अगेन, कि इंसानी फितरत दोबारा पैदा होने को तैयार थी। तो इसी सिलसिले में एक पोम जो वर्ड्सवर्थ की है, वी आर सेवन, उसमें जब नरेटर पूछता है कि कितने बहन भाई हो, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लिटिल मेड, हाउ मैनी यू मे बी, हाउ मैनी मे यू बी, हाउ मैनी सेवन इन आर, कितने हो तुम, सात हैं हम, उसने बच्चे ने फरमाया, रादर बच्ची ने, एंड वंडरिंग लुक एट मी, और फिर हैरान तरीके से, हैरानी से, परेशानी से मुझे देख रही थी। एंड वेयर आर दे, मैंने पूछा कहाँ हैं, आई प्रे यू टेल मी, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ। शी आंसर्ड सेवन आर वी, कि हम साथ हैं, टू ऑफ अस एट कॉन्वे डेवल, कि हम दो रहते हैं कहाँ पर, कॉन्वे में, एंड टू आर गॉन टू द सी, और दो समंदर पर हैं, टू ऑफ अस इन द चर्चयार्ड लाई, कि दो जो है वो चर्च यार्ड में हैं, दो कब्रिस्तान में हैं, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, मेरा बहन और मेरा भाई, एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विद माई मदर, और उसी कॉटेज में, एक झोंपड़ी में मैं भी करीब ही रहती हूँ। सो यहाँ पर एक बच्चे की मासूमियत आप देख सकते हैं कि वो सात बहन भाइयों का जिक्र कर रही है, जिसमें दो जो है वो कहाँ रहते हैं, वहाँ पर करीब रहते हैं, जो घर के पास, उसके घर में जहाँ पर वो रहती है, और दो समंदर पर गए हैं रोजी रोटी की तलाश में। लेकिन दो, ये इंतहाई तकलीफ दे अमर है, कि अगर आप इसको देखें, टू लाई इन द चर्च यार्ड, कि दो कब्रिस्तान में रहते हैं। तो बच्चे की मासूमियत इससे जाहिर होती है कि दो जो उसके बहन भाई जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको भी उसने अपनी जिंदगी का पार्ट शामिल किया हुआ है। सो यहाँ पर ये जो चाइल्ड सेंस ऑफ वंडर है, इसको आप अप्रिशिएट करते हैं, जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के अंदर शामिल है, जिसमें वो बच्चों को बहुत मासूम, पाक और सेक्रेड समझता है और बयान भी फरमाता है। इसीलिए वो कहता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि एक बच्चा जो है ना वो वालिद होता है, या रूहानी तौर पर वो वालिदैन से बहुत आगे होता है, या इंसान का एक जो रूहानी बाप है वो हमें बचपन में बच्चों की सूरत में नजर आता है। दूसरी जो टाइप है वो क्या है, सोशल आइडियलिज्म है। द टर्म आइडियलिज्म रेफर्स टू अ व्यू ऑफ साइक्लिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, किस तरह से तब्दील होती है दिस स्टेज। कहता है कि व्हेन पीपल नीड टू क्वेश्चन ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी इन ऑर्डर टू इमेजिन बेटर, कि वो जब ट्रेडिशन, रवायात और ताकत को देखते हैं, सवाल करते हैं, ताकि बेहतरी का सोच सकें, दैट इज हैप्पियर, फेयरर एंड हेल्दियर, कि अच्छा हो, बेहतर हो और सेहतमंदाना चीज़ें हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें जो एग्जाम्पल हमें मिलेगी वो विलियम ब्लेक की मिलेगी, जिसके अंदर वो क्या कहता है कि हियर द वॉइस ऑफ द बार्ड, कि बार्ड की आवाज़ सुनो।
बार्ड जो है वो एक इंसान है जो अक्लमंद है, सेहतमंद है और बाशऊर इंसान है जो एक फिलोसोफर है। क्या कहता है? हु प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर सीज, हुज ईयर्स हैव हर्ड द होली वर्ड, दे वॉक्ड अमंग द एंशियंट ट्रीज। सो इस पोम के अंदर वो एक्सपीरियंसेस बता रहा है कि जो फ्यूचर की उम्मीद दे रहा है, पास्ट और प्रेजेंट से सबक सिखा के फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। जो एक क्या थी, इस सोशल एक्सपेरिमेंट की, सोशल आइडियलिज्म की एक उम्मीद थी सुबह 9 की। तीसरी चीज जो है वो एडॉप्शन टू चेंज है। तीसरी, पहली जो थी वो चाइल्ड सेंस ऑफ वंडर था, दूसरा सोशल आइडियलिज्म था और तीसरा क्या है? एडॉप्शन टू चेंज। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो रोमांटिक सजेस्ट द एबिलिटी टू चेंज, एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज रादर देन अ रिजिड रिजेक्शन ऑफ इट। कि तब्दीली को एक्सेप्ट किया था रोमांटिक ने, रिजिड सख्त नहीं हुए थे। ऐसा नहीं हुआ कि जमी जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, कि ये लोग फ्लेक्सिबल थे, ये रिजिड नहीं थे। सो का रोमांटिक पीरियड के अंदर ये देखें तो यहाँ पर जितना इन्होंने वेस्टर्न सोसाइटीज ने तब्दीलियां देखी, मेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इन्होंने इंडस्ट्रियलाइज किया अपने आप को, पीपल जो है ना एक्वायर अ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग। सो अगर आप इसकी एग्जाम्पल जाके देखें तो एग्जाम्पल हमें मिलेगी, वो हमें मिलेगी पीबी शैले की पोम के अंदर। पीबी शैले की पोम है ओड टू वेस्ट विंड। उसके अंदर वो क्या कहता है? ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, कि मेरी डेड थॉट्स को यूनिवर्स में ले जाओ। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, की जो मुरझाए हुए पत्ते हैं वो एक नई शक्ल में आ सकें। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, कि इस वर्स से, इस शेर की ताकत से वो स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, कि एक अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ है, जो एक कोयला जो अभी बुझा नहीं है, जो राख जिसके अंदर एशिस हैं, स्पार्क है। माई वर्ड्स अमंग द मैनकाइंड, कहता है कि इन जलती हुई चिंगारी से मेरे लफ्जों को उठाओ। और बी दो कहता है कि माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, के और ये अभी जो दुनिया जिंदा नहीं हुई उसको जाके सुनाओ। क्या द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, की एक प्रोफेसी, उसको एक क्या दो, खुशखबरी दो जाके। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, कि अगर विंटर आई, अगर सर्दी आई तो क्या खिजां आई, अगर खिजां आई तो बहार दूर रह सकती है। सो ये लाइन पीबी शैले की सबसे इम्पोर्टेंट लाइनों में शुमार की जाती है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, कि अगर खजां आई है तो बहार रोका जा सकता है क्या बाहर को, क्या बाहर दूर रह सकती है। तो ये क्या है कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एडाप्टेशन टू चेंज था, तब्दीली को एक्सेप्ट करना था, ये रोमांटिक पोइट्स ने किया था। ओवरऑल द टर्म रोमांटिक सिग्निफाइज अ fascination with the youth and innocence, questioning of the authority and tradition, for idealism एंड परसूज ऑफ एडाप्टेशन टू चेंज, कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को तब्दील किया था और लेकर चले थे। सो एक नया सेंस था, एक नया जज्बा था। और वो जज्बा हमें वर्ड्सवर्थ की एक और पोम के अंदर भी मिलता है, जिसके अंदर वो कहता है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretch in never ending line along the margin of the bay. 10,000 I saw in a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee.
A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So, this is the philosophy of विलियम वर्ड्सवर्थ इन द लास्ट लाइन, जिसमें वो बताता है कि किस तरीके से ये पोइट्री को लिखने में और कंपोज करने में कामयाब भी हुआ, जो एक सोच थी, और वो सोच इन फूलों पे, नेचर पे और इनसे रिलेटेड चीज़ों पे मबनी थी। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।